तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम, सारा ने गुड इवनिंग। आज फिर आपने फटाफट आज राजस्थान ज्योग्राफी को बड़ो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जै कि आप बात करांगा, यानी कि राजस्थान का सामान्य परिचय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि अपने को बढ़िया तरीके से इसको समझना है। रट्टा तो बिल्कुल भी कौन मारना ज्योग्राफी का महीना है। बढ़िया तरीकों समझांगा राजस्थान का सामान्य परिचय, हर एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे और आराम से अगर इसको समझ लोगे ना तो टॉपिक भी तुम्हारे क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कंप्लीट करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय को। इसके अंदर हम यानी कि अक्षांश और देशांतर भी देखेंगे, राजस्थान की स्थिति और विस्तार भी देखेंगे, राजस्थान का नामकरण भी देखेंगे। यानी कि यहां से बहुत ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इसी सामान्य परिचय में हम जिले और संभाग भी देखेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि कह दें सर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके लिए अपने को हर एक चीज समझनी है। तो यानी कि 1 मिनट में तारी कमेंट पढ़ लूं, वह के बाद मैं अपने क्लास ने स्टार्ट करांगा। एकदम सीरियस होगी, पढ़ी और राजस्थान की ज्योग्राफी चालन लग रही है। ठीक है, राम राम सर जी, गुड इवनिंग सर जी। आज लेट कैसे? आज थोड़ा सो लेट हो गयो भाई। हाँ राम राम सर जी, राम राम भाई। हेलो सर, प्यार भरी राम राम। ठीक है विकल्पना, ओके सतवीर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वही सारा की गुड इवनिंग, वही सारा की राम राम, वही सारा की राधे, जय श्री कृष्णा। तो यानी कि आप क्लास ने स्टार्ट करा। ठीक है, राजस्थान का सामान्य परिचय सबसे पहले हम देखेंगे, यानी कि राजस्थान का नामकरण। क्योंकि हमारे राजस्थान को पहले क्या कहा जाता था, सबसे पहले इसी ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे सर आज हम इसको राजस्थान कहते हैं, क्या हमेशा इस क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता था? नहीं सर, यानी कि हमेशा अलग अलग काल में इसका नाम अलग अलग रहा है। ऋग्वेद में इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। रामायण के अंदर वाल्मीकि ने इसको मुरुकांतार कहा है। यानी कि रामायण किसने लिखे? वाल्मीकि जी ने। वो यानी कि अपने क्षेत्र राजस्थान के लिए मुरुकांतार शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में यहां पर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का नाम रखा राजपुताना। इसके बाद में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने इस क्षेत्र का नाम राजस्थान दिया था तो वो था कर्नल जेम्स टोड, जिसकी पुस्तक थी एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें 1829 के अंदर अपनी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले इसको राजस्थान कहा था। राजस्थान के नामकरण में आज तक जितने भी सवाल पूछे गए ना, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अपन कह सकते हैं जॉर्ज थॉमस ने भी इसको राजपुताना नाम दिया था 1805 में अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कर्नल जेम्स टोड वाला ही पूछता है। सर आप पुलिस में? हाँ भाई पुलिस में है, जॉब भी करते हैं। और बताओ, ऐप पर नहीं कराओगे क्या? ऐप को ऊपर भी करा देंगे, यही ऐप के ऊपर करवाएंगे, यही यहां पर करवा रहे हैं। तो यानी कि शुरुआत में मैंने नामकरण बता दिया, इसके बारे में ज्यादा रटा मारने वाली चीज है भी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। यानी कि हमारे राजस्थान को पहले क्या क्या कहा जाता था। सबसे पहले मैंने बताया ऋग्वेद के अंदर भी हमारे राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, यानी कि ऋग्वेद में इसका नाम है ब्रह्मवर्त। ठीक है, यानी ऋग्वेद में हमारे राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। याद कर लोगे, नॉर्मल सी बात है। ओके भाई, रामायण के अंदर वाल्मीकि ने इसको मुरुकांतार कहा है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो यानी कि रामायण के अंदर हमारे राजस्थान को मुरुकांतार कहा गया है। नॉर्मल सी बात है। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख, यानी कि सबसे प्राचीन जो लिखित उल्लेख मिलता है ना, वो अपने को मिलता है बसवंतगढ़ शिलालेख में। यहां पर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, यहां पर उल्लेख मिलता है राजस्थानी आदित्य, यानी कि यह शब्द मिलता है अपने को बसवंतगढ़ शिलालेख सिरोही से। ये सबसे पहले अपने को लिखित प्रमाण यहां पर मिलता है। तो सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख मिलता है बसवंतगढ़ शिलालेख में, ये सिरोही के अंदर है। यहां पर यानी कि राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है भाई। ये अपने को मैंने 3 बातें बताई हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है, रामायण के अंदर वाल्मीकि ने इसको मुरुकांतार कहा है, और सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख कहां पर मिलता है? बसवंतगढ़ शिलालेख में, जहां पर राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है।
ओके भाई, करें चालू। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। यानी कि सिर्फ नामकरण है जहां से अपना राजस्थान शुरू होता है। देखिए सामान्य परिचय पढ़ेंगे अपन, आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अक्षांश और देशांतर, लेकिन ये भी अपने राजस्थान का सामान्य परिचय में है। अब तक इनके बारे में नए के बराबर क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन सिर्फ कर्नल जेम्स टोड वाले से पूछता है, जो अपने राजस्थान इतिहास की पितामह है। ये मैंने बता दिया। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। और अंग्रेज है ना, इसको राजपुताना ही बोलते थे अपने राजस्थान को, यानी कि पूरे राजस्थान के क्षेत्र को वो क्या बोलते थे, राजपुताना। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग अगर किसी ने सबसे पहले किया था ना, उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। और इसकी भी एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने संपादन किया था। ठीक है, ये देखो अपने जॉर्ज थॉमस थे, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने राजपुताना शब्द कहां पर दिया था, इनकी एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, आप देख भी सकते हो। यानी कि विलियम फ्रैंकलिन 1805 के अंदर इसका संपादन करते हैं। इस पुस्तक में यानी कि सबसे पहले राजपुताना शब्द का उल्लेख मिलता है भाई। ओके, राजस्थान पुलिस की टेस्ट चलो करेंगे भाई, पहले ये तो पढ़ लें। ये बात समझ में आ गई। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। इसका उल्लेख कहां पर दिया जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने प्रकाशन किया था, संपादन किया था। इसके अंदर इसका प्रमाण मिलता है। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम क्या रखा था, राजपुताना रखा था। ओके, कंप्लीट है यहां तक, आगे चलिए। हाँ सर, नाम ले लो, ये लो भाई, ब्रज गोविंद गुर्जर तेरो नाम ले लियो। अब बता की हो गयो नाम लेने से, तेरी कमेंट पढ़ने खातर, नाम लेने खातर आप देख 5-7 सेकंड खराब कर दी। ऐसा तो आप अगर जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ता तो कि मैं एग्जाम मान तो ठीक है, ऐप में करवाते तो पीडीएफ साथ में मिल जाता। चलो ऐप के ऊपर पीडीएफ डाल देंगे भाई, ठीक है, क्लासें ऐप के ऊपर अपलोड करनी शुरू कर देंगे, वहां पर पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। ओके, हाँ यहां तक हमने पढ़ लिया। राजस्थान के नामकरण तक कोई समस्या नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा फिर से बता देता हूं, एक बार दोबारा से देख लो। नॉर्मल सी मैंने बातें बताई हैं, अगर कोई अभी जुड़ा है क्लास में दोबारा से बता देता हूं। हम यानी कि आज राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम यानी कि राजस्थान का नामकरण देख रहे हैं। यानी कि ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया था। रामायण के अंदर वाल्मीकि ने इसको मुरुकांतार कहा था। सबसे पहले जो लिखित उल्लेख मिलता है वो अपने को बसवंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जहां पर राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द अपने को मिलता है। जॉर्ज थॉमस पहला अंग्रेज था जिसने इस क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था? इसका हमें प्रमाण मिलता है इनकी पुस्तक में। इनकी पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यहां से अपने को प्रमाण मिलता है कि इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को राजपुताना कहा था। और अंग्रेज है ना, अंग्रेज भी यानी इस क्षेत्र को राजपुताना कहते थे। अब यानी कि एग्जामिनर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, वो इस लाइन के लिए पूछता है सबसे ज्यादा। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, राजस्थान के जनक भी कहते हैं, पितामह भी कहते हैं। ये अपने कर्नल जेम्स टोड, इनकी पुस्तक है एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। विलियम क्रूक द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था 1829 में ये पुस्तक आई थी। इसकी सारी की सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं राजस्थानी साहित्य की क्लास लगा चुका हूं, वहां पर हमने इस पुस्तक के बारे में, कर्नल जेम्स टोड के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, ये दो पुस्तक थी, एक पश्चिमी भारत की यात्रा थी, तो यानी कि वो ज्यादा बातें यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि वो साहित्य से संबंधित मैटर है। ओके भाई, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया था, अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। इसका सबसे पहले प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। हो सकता है ऋग्वेद वाली याद ना रहे, कोई बात नहीं, वाल्मीकि वाली याद ना रहे, कोई बात नहीं, बसवंतगढ़ शिलालेख वाली याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज ये लाइन मत भूल जाना, क्योंकि एग्जामिनर बार बार नामकरण से सिर्फ इसी लाइन को पूछता है, बाकी किसी लाइन को नहीं पूछता।
सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हाँ, अलग पूछ लेगा तो अपने को याद है, ऐसी बात भी नहीं सर हमें याद नहीं है भाई, अगर पूछेगा तो हमें याद भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जिनकी पुस्तक का नाम है द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे, यहां तक समझ में आएगी तो बताओ। नामकरण अपना पूरा हो गया, ये लो भाई, यानी कि राजस्थान का जो अपने को नाम मिलता है वो मैंने सारा का सारा पढ़ा दिया। तुम बातें लगे रहो आपस में, जयकारे करते रहो, नामकरण मेरा हो गया कंप्लीट। 5 मिनट की क्लास में मैंने राजस्थान का नामकरण करवा दिया। क्लास रोज लाया करो पक्का। चलो बेका सरिता योगी की बात सुनाऊंगा, कल भी क्लास लेके आऊंगा, तो क्लास डेली लेके आऊंगा। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, कंप्लीट करा दिया मैंने। अब हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति, यानी कि राजस्थान विश्व में कहां पर है, भारत में कहां पर है, एशिया महाद्वीप में कहां पर है। ये अपना है पूरे विश्व का मैप, यानी कि पूरे विश्व का मानचित्र। ठीक है सर, अब यानी कि मैं क्या करता हूं, विश्व को थोड़ा सा बांट लेता हूं भाई, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्यों बांटोगे भाई? चलो मैं आपके हिसाब से बांट लेता हूं। 4 दिशाएं होती है, सबको पता है। हाँ सर 4 दिशाएं तो होती हैं, कौन कौन सी होती हैं भाई? देखो, ये अपने होगी उत्तर। ठीक है भाई, उत्तर दिशा ऊपर में होती है। उत्तर के दूसरी साइड कौन सी होती है? दक्षिण होती है। ये दिशा होगी भी दक्षिण। ठीक है, ये दिशा होगी भाई पूर्व है। ये मैंने रीजनिंग में बड़े आराम से समझाया था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला। ठीक है, इधर हो गया अपने भाई पश्चिम। पूर्व किस दिशा में होगा, पश्चिम किस दिशा में होगा। यानी कि विश्व में राजस्थान कहां पर स्थित है, अपने को बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, क्लास में याद कर लेंगे। पीडीएफ भाई मैं ऐप को ऊपर डाल दूंगा क्लास में। ठीक है, अब रुक जाओ एक बार। 4 दिशा होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, उत्तर से दक्षिण हो गया, ठीक है सर, और पूर्व से पश्चिम हो गया। ठीक है सर, इस मैप में कोई राजस्थान बता सकता है क्या? राजस्थान कहां पर है? किसी को दिखाई दे रहा है क्या? फटाफट बताओ, यानी कि यहां पर राजस्थान कहां पर दिखाई दे रहा है तुम्हें? अगर किसी को थोड़ा बहुत भी दिखाई दे रहा है तो ये अपना भारत रहा भाई। ये देखो अपना भारत रहा, ये पाकिस्तान रहा, ये अफगानिस्तान रहा। ठीक है, यहां पर साउथ अफ्रीका है, यहां पर जिम्बाब्वे है, इधर अपने अमेरिका हो गया, ये अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अपना चीन हो गया। अपना तो क्या है, लेकिन चलो मैप के हिसाब से बता रहा हूं। यानी कि कुल मिला के हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को पूरे मैप में बांट दिया। ठीक है, अब यानी हम राजस्थान की बात करें तो ये अपना भारत है भाई। ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा मैप में? हाँ सर दिख तो रहा है, ये हमारा भारत है। अब ये बता दो कि राजस्थान विश्व में कौन सी दिशा में है? सीधी सी बात है, यानी कि इस दिशा के अंदर अपना राजस्थान है। इस दिशा के अंदर कौन सी दिशा है ये? सर ये उत्तर पूर्व है, तो यानी कि उत्तर पूर्व में राजस्थान स्थित है। सीधा सा पूछेगा कि विश्व में या ग्लोब के ऊपर राजस्थान की क्या स्थिति है? उत्तर पूर्व, याद होगी? ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, यही मैंने लिखा है और कुछ नहीं है। राजस्थान की स्थिति किसके ऊपर है? विश्व या ग्लोब के ऊपर। यानी अगर पूछे आपको विश्व पे या ग्लोब के ऊपर राजस्थान की कैसी स्थिति है, मैंने पूरा का पूरा आपको विश्व का मानचित्र दिखा दिया। फिर हमने यानी उसको बांट दिया 4 दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। फिर हमारे सामने कौन सी स्थिति निकल कर आती है? यानी कि उत्तर पूर्व में राजस्थान स्थित है। ये लो भाई, यहां पर अपना राजस्थान है, ये अपने को याद करना है। विश्व में या ग्लोब के ऊपर राजस्थान की कौन सी स्थिति है? उत्तर पूर्व है, याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहां पर स्थित है। ये लो, दोबारा से मैं आपके सामने एशिया महाद्वीप का मानचित्र लेकर आया हूं। ये अपना पूरा का पूरा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इसको भी हमने यानी उसी प्रकार से बांट दिया भाई। ये अपना उत्तर हो गया, ये अपना दक्षिण हो गया, ये अपना इधर पूर्व हो गया, और ये अपना पश्चिम हो गया। इस प्रकार से जब हम यानी कि एशिया महाद्वीप में मानचित्र को बांटते हैं ना, तब अपना भारत आ जाता है यहां पर, और राजस्थान आ गया ये। अब बताओ भाई, अपना राजस्थान यानी कि एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में है? एशिया महाद्वीप में सर दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। इसको आप यानी कि दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हो, पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
हाँ, दक्षिण पश्चिम बोल दो या पश्चिम दक्षिण बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना याद हो गया। एशिया महाद्वीप में यानी कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आगे चलूं, अब मैं बात करूंगा भारत में। भारत में तो आप सब जानते हो क्या, गुरुजी आप पुलिस में हो क्या? हाँ भाई मैं पुलिस में हूं, आगे भी तैयारी करने लग रहा। हाँ ठीक है, चले आगे। ओके भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया कि मैंने एकदम देखो बिल्कुल टाबरा की तरह समझाया होता ना, मैप ले लेके। अभी भी तारा समझ में नहीं आओगे अगर मैं सीधो लिखा दे तो लिखो रे भाई, यानी कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है। तुम समझते रहते सर दक्षिण पश्चिम में कैसे है, ये देख लो, इतना बढ़िया आपको कोई नहीं समझा सकता एक एक मैप लेकर। ये नहीं है कि तुमको रटा दिया, कोई ट्रिक लिखा दी, यानी आप आराम से देख सकते हो 4 दिशाओं में बटाने के दक्षिण पश्चिम में अपना राजस्थान है। ओके भाई, एशिया महाद्वीप में स्थिति होगी दक्षिण पश्चिम। राजस्थान की स्थिति भारत में, यानी कि भारत में किस दिशा के अंदर होगा, ये अपना भारत का चित्र रहा भाई। और उसी प्रकार से हमने भारत को बांट दिया, यानी इधर हमने कर दिया उत्तर, इधर हमने कर दिया दक्षिण, इधर हमने कर दिया पूर्व, और ये हमने कर दिया पश्चिम। यानी कि भारत में राजस्थान किधर है सर, आपका राजस्थान ये रहा उत्तर पश्चिम में है। इतना तो सब जानते हो वे सब, यानी कि भारतीय हैं, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो यानी कि इतना तो जानते हो भारत के ऊपर का भाई राजस्थान यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में है, इतना तो थोड़ा बहुत सबको पता है। तो यानी कि भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में है। ओके भाई, इतनी चीजें याद होगी। इसके बाद में हम देख लेते हैं अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अब यानी आगे जो बात करेंगे ना वो हम करेंगे अक्षांश और देशांतर की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यानी कि थोड़ी देर ध्यान लगा कि क्लास ने सुन लियो, नहीं तो तारे अक्षांश देशांतर समझ में को नहीं आवागा, क्योंकि पूरी की पूरी आगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार इसी अक्षांश देशांतर के ऊपर चलने वाली है, इसलिए थोड़ा बढ़िया ध्यान लगाकर सुनना। अभी देख लेना अक्षांशीय दृष्टि क्या है, आगे तुम खुद ही समझ जाओगे। यानी अक्षांशीय दृष्टि, अक्षांश के मामले में राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर है और देशांतर के मामले में पूर्वी गोलार्ध में है इधर। सर ये अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसका मैं चलो तुम्हें आगे बढ़िया डिटेल से बताता हूं, तब ये तुम्हारी लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में कैसे हुआ। यहां तक अगर किसी के बात समझ में नहीं आई तो मेरे को आराम से पूछ सकता है, सर आप वो लाइन दोबारा से बता दो, वो चीज आप दोबारा से बता दो, वो हमारे समझ में नहीं आई। इतनी बढ़िया सुविधा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी लाइव क्लास में। कोई भी डाउट हो कि सर वो बात आपकी समझ में नहीं आई, आप पूछ सकते हो। अगर समझ में आ गई तो कहो कि बिल्कुल सर समझ में आ गई, आगे चलोगे। फटाफट बता दो ताकि आप क्लास ने जल्दी जल्दी कंप्लीट करा, बाद में कि टाबर यानी कि रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा देखें तो कमेंटा में कि मतलब क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जावे। हाँ ओके, बस ऊपरीचर में रीजनिंग नहीं है, क्लास से संबंधित बताओ, ठीक है उन्नी तेर, चलो आगे चलो। आपने कोई कमेंट तो कर रहे होगे नहीं, हम ठीक है भाई। ओके सर जी, यहां तक समझ में आ गया। अब यानी कि अपने को ये डायग्राम भी बनाना है, एक साथ में आप डायग्राम बना लेना थोड़ा सा इस प्रकार से। फिर ये डायग्राम क्या है, वो ही अपने 4 दिशाएं हैं, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और इधर हो गया पश्चिम हो गया, ठीक है। इधर यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर राजस्थान विश्व या ग्लोब में है, मैंने लिखा है साफ साफ, आराम से तुम पढ़ भी सकते हो। विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है, इसको ईशान कोण भी बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर यानी कि सीधा या तो उत्तर पूर्व दे देगा, फिर या ईशान कोण भी दे सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ईशान कोण भी बोल देते हैं, उत्तर पूर्व भी बोल देते हैं। यहां पर राजस्थान विश्व में है, फिर आएगा दक्षिण पूर्व, इससे अपने को राजस्थान का कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। हमने जितना भी यानी कि स्थिति विस्तार पढ़ी ना, उसमें यह तो नहीं पढ़ा ना कि राजस्थान दक्षिण पूर्व में है, ना तो एशिया में पढ़ा, ना भारत में पढ़ा, ना विश्व में पढ़ा, तीनों जगह नहीं पढ़ा। तो यानी कि इस स्थिति का राजस्थान की स्थिति से कोई संबंध नहीं है, यानी कि यहां से अपने को कोई मतलब नहीं है। यह दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं, ईशान कोण आग्नेय कोण, ठीक है। यह अपना हो गया वायव्य कोण, इसे यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं। यहां पर भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति है, भारत के मामले में उत्तर पश्चिम है
और फिर आ गया एशिया के मामले में। एशिया में राजस्थान दक्षिण पश्चिम है, इसी यानी कि नैऋत्य कोण भी बोलते हैं। ये अपने एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है। यानी जो चारों की चारों चीज हमने बढ़िया विस्तार से समझी थी ना, उनको हमने एक डायग्राम में बना लिया। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स, ताकि तुम यानी कि आराम से लास्ट टाइम में बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकोगे। मेरे तो बिल्कुल समझ में आ गई। चलो भाई, अरे 23 डिग्री 3 मिनट भी समझाऊंगा। नेहा टेलर, ए भाई साहब थोड़ी देर रुक जा, सारे समझा दूंगा मैं जी। टॉपिक कंप्लीट करा दूं ना, के बाद मैं कह दूं कि सर आपने वो नहीं समझाया, वहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है, तब मैं तार खातर दोषी हूं। इतना थोड़ा सो जी थाम की बैठ जाओ बस। हाँ, दक्षिण एशिया में कौन से देश पहले से निर्धारित कर दिए हैं क्या? कौन से देश मतलब समझो को नहीं भाई, यानी कि कौन से देश पहले से निर्धारित कर दिए हैं क्या? पूछ कहीं रहे हो भाई? हाँ देखो आगे, ये बात यानी कि मैंने एक साथ में लिख दी। ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। इतना क्लियर है? यानी कि यहां पर भारत के अंदर राजस्थान, यहां पर विश्व में है, यहां पर एशिया महाद्वीप में है, और ये स्थिति बिल्कुल खाली है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा नोट्स में इसको भी मना लेना, ताकि लास्ट टाइम में जब भी रिवीजन करो ना तो अपने को याद रही। और इस डायग्राम के माध्यम से पूरा आप समझ सकते हो। ईशान कोण भी आपको ध्यान रखना है, और अपने को उत्तर पूर्व दिशा भी याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है, यानी कि उत्तर पूर्व नहीं देकर ईशान कोण ही पूछ लेता है। ठीक है, ओके भाई, आगे चलते हैं। अब आगे अपने अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं थोड़ी देर आपकी कमेंट नहीं पढ़ूंगा भाई। अक्षांश और देशांतर समझ लियो बढ़िया तरीकों। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं? आपने पूरी की पूरी पृथ्वी देखी होगी, नहीं देखी सर हमने तो। किसके पास इतना टाइम है कि पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए जाएं? यानी इतना तो सुना होगा ना भी, पृथ्वी गोल होती है। हाँ सर, कुछ इस प्रकार की होती है, ये भी हमने देखी है कहीं ना कहीं तो। यानी ये क्या है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है भाई। अब पृथ्वी को हमने अक्षांश और देशांतर में बांटा है। जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत जीके पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, डूंगरपुर के चिखली गांव से होकर जाती है। लेकिन ये क्या सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे आप कह दोगे कि सर हमें तो अक्षांश रेखा देखनी है, जैसे आप कह दोगे सर यानी कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, हमें तो सर बांसवाड़ा में कर्क रेखा दिखाकर लाओ कि कहां से होकर गुजरती है क्या? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। आप तो राजस्थान में कह दोगे सर बांसवाड़ा से कहां से गुजरती है, हमें दिखाओ तो सही। ये है क्या? अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, आर्कटिक वृत्त क्या है, अंटार्कटिक वृत्त क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिण ध्रुव क्या है, ये सारी की सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन इस बात को बढ़िया तरीके से समझ लेना। देखो यानी कि ये अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी को हमने अक्षांश और देशांतर के ऊपर बांटा है। क्यों बांटा है सर? यानी कि अक्षांश को हमने इसलिए बांटा ताकि दूरी की गणना हो जाए भाई। यानी दो अक्षांशों के बीच में दूरी होती है 111.13 किलोमीटर, और देशांतर से हम समय की गणना करते हैं। आगे तुम्हारे और बात ज्यादा समझ में आएगी। अक्षांश यानी कि सिर्फ ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि सिर्फ इस प्रकार से काल्पनिक रेखा खींची गई है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि भारत कहां पर है, साउथ अफ्रीका कहां पर है, जिम्बाब्वे कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, अमेरिका कहां पर है, चीन कहां पर है, ताकि उनकी दूरी की गणना हो जाए। यानी सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, बाकी वास्तव में गुजरती नहीं है। सिर्फ यानी हमने ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से रेखाएं खींच रखी हैं। वही देखो, दिशा वही होगी सर, उत्तर ऊपर हो गया, और सर दक्षिण नीचे हो गया, और सर पश्चिम इधर हो गया, और पूर्व इधर हो गया। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर कौन सी होते हैं? सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें रहता है। देखो अक्षांश को कैसे लिखते हैं सर? अक्षांश को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। मान लो अक्षांश भाई, अक्षांश को इसी प्रकार से तो लिखते हैं। यानी कि इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम ग्लोब के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। याद हो गया? सीधी सी नॉर्मल सी मैंने बात बताई। अक्षांश क्या होती हैं? यानी इस प्रकार के जो ग्लोब के ऊपर रेखाएं होते हैं ना, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है।
कुल यानी कि अक्षांशों की बात करें तो यानी कि 181 अक्षांश हैं। आगे मैं लिखा दूंगा तुम्हें, यह भी समझाऊंगा 181 कैसे हैं। अक्षांश समझ में आ गया क्या? यानी ये जो हमने ग्लोब के ऊपर रेखाएं खींच रखी है ना, ये यानी कि सारी की सारी क्या है, ये यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं। ये लो भाई, ये सारी की सारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ग्लोब के ऊपर खींच रखी हैं, बाकी वास्तव में गुजरती नहीं है, सिर्फ यानी कि काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने इसलिए खींची हैं ताकि हमें यानी कि दूरी का पता लग जाए भी, यानी कि ये कितनी दूरी हो गई, यानी कि भारत से वो कितनी दूरी के ऊपर है। जैसे आज भी हम गांव में जाते हैं कि मेरा गांव तो यानी कि इस जिले से इतनी दूरी पर है, तो यानी कि एक प्रकार से दूरी की गणना करने के लिए हमने पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं खींची हैं। सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है, हालांकि पूछेगा कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारा इतना इजी तो एग्जाम आएगा नहीं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान होनी चाहिए अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। तो यानी कि पूर्व से पश्चिम भी आ सकता है या फिर पश्चिम से पूर्व भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि ग्लोब के ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है ना, इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये बात समझ में आएगी ना? ये तो होगी अक्षांश रेखाएं। ठीक है सर, अक्षांश तो हमारे समझ में आएगी, ये आपने दिखा भी दिया। ग्लोब के ऊपर ये जो रेखाएं हैं ना, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। देशांतर, देशांतर हम कैसे लिखते हैं सर? देशांतर हम ऐसे लिखते हैं, ये लो देशांतर। देशांतर यानी कि देशांतर, देशांतर द ऐसे तो लिखते हैं, यानी ऐसी जो रेखाएं खींची जाती है ना, उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। इनसे यानी कि समय की गणना होती है। यानी ये देखो, ये जो यानी कि ग्लोब के ऊपर रेखाएं खींच रखी है ना, ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम यानी कि देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये पूरी पृथ्वी के ऊपर 360 है भाई। ये सारी की सारी क्या, ये यानी कि देशांतर रेखाएं हैं। इनसे हम यानी कि समय की गणना करते हैं। अक्षांश से हम यानी कि दूरी की गणना करते हैं, और देशांतर से हम यानी कि समय की गणना करते हैं। आप कहोगे सर समय की गणना कैसे करते हैं, यह भी मैं तुम्हें आगे अभी समझाने वाला हूं। फोटो के माध्यम से समझोगे तो बहुत ही बढ़िया चीज समझ में आएगी। इस फोटो में तुम सिर्फ इतना देख लो कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। आप सेकंड ग्रेड लेवल से पढ़ा रहे हो ना, बिल्कुल सेकंड ग्रेड लेवल से पढ़ाने ला रहे हो, टेंशन ना लो। मैं खुद भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मन ने भी तैयारी करनी है, हड़को ताने को नहीं पढ़ाऊं मैं, ये तो 0 लेवल से लेके चल रही हूँ। मैं खाते रहने के शुरुआत में अक्षांश देशांतर समझानी भी जरूरी है, हो सके कहेंगे समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। अक्षांश पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर खींचेगी काल्पनिक रेखाएं। देशांतर क्या है कि उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब के ऊपर खींचेगी काल्पनिक रेखाएं। ये अपना उत्तर हो गया और ये अपना दक्षिण हो गया। ये जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, देशांतर कहलाएंगी। अब यानी आप कभी भी जिंदगी में अक्षांश देशांतर नहीं बोलोगे। आपके बाल बच्चे भी है ना, अगर पूछ लेंगे ना सर अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं, आप फटाफट बता दोगे। देशांतर यानी कि ये देशांतर उत्तर से दक्षिण, अक्षांश यानी कि ये अक्षांश पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व है। ओके भाई, ठीक है। अक्षांश से दूरी की गणना होती है और देशांतर से समय की गणना होती है। सर हम देशांतर से समय की गणना कैसे करते हैं, अभी समझाऊंगा। कि अक्षांश से दूरी की गणना करते हैं और देशांतर से समय की गणना करते हैं, और इनकी गणना क्यों जरूरी है, अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी। अक्षांश की तो इसलिए जरूरत पड़ी भी पृथ्वी को दूरी के हिसाब से बांटना था, इसलिए हमने पृथ्वी को यानी कि समान अक्षांशों में बांट दिया। ठीक है, एक अक्षांश के मध्य हमने दूरी रखी 111.13 किलोमीटर, और एक देशांतर के बीच में दूरी रखी हमने 111.32 किलोमीटर लगभग, यानी कि हमने पूरी पृथ्वी को बराबर हिस्सों में बांटा है, ताकि पृथ्वी की बढ़िया तरीके से गणना हो जाए, समय का हमें पता चल जाए भी। चलो यहां तक मैं उम्मीद करूं तारे बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैं तुम्हें समझा देता हूं। ओके भाई, ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 है। यानी ये जो आपको पूरा का पूरा विश्व का ग्लोब दिख रहा है, आपको पूरी की पूरी धरती दिख रही है ना, इसके ऊपर सर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179 है। यानी इस प्रकार से छोटी छोटी से बात करें ना, पूरी पृथ्वी के ऊपर कुल यानी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अब नीचे आता है कि ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181। सर ये क्या है, अक्षांशों की संख्या 181 है, ग्लोब पर कुल अक्षांश 179 है, ये कैसे हो गया आगे? बाकी सेम सेम दिख रहा है, यहां पर अक्षांश है, यहां पर अक्षांशों हो गया, यहां पर 179 है, यहां पर 181 हो गया। सर ये बीच में 2 का आंकड़ा कैसे आ गया?
फिर ये 2 वाला क्या चक्कर है, अभी देखते हैं। देखो कि मान लो कि हमने इस प्रकार से पृथ्वी को ऊपर अक्षांश रेखाएं खींचनी स्टार्ट की। बिल्कुल सर, ऐसे खींच दी, ये खींची, ये लो भाई, खींचते जा रहे हैं। ठीक है, एक बिंदु ऐसा आएगा अक्षांश रेखाएं खींचते खींचते, ताकि हमें यानी कि अक्षांश रेखा खींचनी नहीं पड़ेगी, वहां पर सिर्फ यानी कि ऐसे एक बिंदु लगाना पड़ेगा। ये ऐसे सिर्फ एक हमें बिंदु लगाना पड़ेगा। तो वास्तव में वो अक्षांश नहीं है, लेकिन फिर भी है तो अक्षांश ही, इसलिए हम उसको यानी कभी अक्षांश में काउंट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इसलिए आ जाएगा कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों, तब ये भी आता है बिंदु वाला भी। अब बाकी सीधा सा पूछ लेगा कुल अक्षांश 179। देखो आप खुद ही देख लोगे, यानी ये अक्षांश दिख रही है आपको इतनी बड़ी, यहां पर अक्षांश दिख रही है आपको छोटी सी। इसी प्रकार से एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर अपने को अक्षांश के मामले में सिर्फ इस प्रकार से रखना पड़ेगा, ये अक्षांश है भाई। अगर उसको भी हम काउंट कर लें, एक पॉइंट यहां पर मणेगा और एक पॉइंट नीचे मणेगा, इन दोनों को जब हम काउंट करते हैं ना, तब संख्या आती है 181। तो सीधा सा ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांश की संख्या पूछे 179 है, कुल अक्षांशों की पूछे तो 2 और काउंट कर देना, इनको भी अपने को काउंट करना है, तब हो जाएगा 181। हाँ ठीक है, चलें आगे। ओके भैया, अरे ज्ञान रुक जाओ तो एक बार अणदा तो समझ लियो, अक्षांश देशांतर समझ मारी तो आगे चलना, फिर मैं चालू फिर आगे फटाफट, और टाबर तो पढ़ने लग रहा है, बढ़ने तो पढ़ लेने त्या। ठीक है, ग्लोब के ऊपर कुल देशांतर कितने सर? ग्लोब के ऊपर कुल देशांतर 360 हैं सर। 360 कैसे हैं, समझ में नहीं आया। देखो कभी आपके अगर छोटी क्लासों में मैथ रही होगी तो आपको इतना तो पता होगा कि ये कोण 90 डिग्री का होता है, पता है ना? हाँ सर, अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो तब भी आपको पता होगा ये कोण 90 डिग्री का होता है। फिर हमने इस प्रकार से एक और कोण बना दिया, तो ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का। ठीक है सर, फिर ये और कोण बना दिया, तो ये कोण भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। ये कोण और बना दिया तो ये कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का कोण हुआ। यानी तो इस प्रकार से पूरा का पूरा गोल क्षेत्र होता है ना, उसके अंदर कितने डिग्री का कोण होता है सर? 360 डिग्री का कोण होता है। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। देख लो जी, 9, 18, 27, 36। ठीक है, सीधी रेखा के अंदर 180 डिग्री का कोण होता है। यानी पूरा अगर गोले की बात करें ना, तो यानी कि पूरा गोला अगर हम काट लेते हैं ना, तो यानी कि 360 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी कैसे है? गोल है सर, और पृथ्वी गोल है, तो कितने देशांतर होंगे? 360 देशांतर होंगे। नॉर्मल सी बात है। ओके, ग्लोब के ऊपर कुल देशांतर की बात करें तो 360 है। यानी ये जो हमने इस प्रकार से ये रेखाएं खींच रखी है ना, ये रेखाएं इस प्रकार से आप देख सकते हो फोटो के अंदर, ये सारे के सारे क्या हैं? देशांतर हैं भाई। ये यानी कि पृथ्वी के ऊपर कितने हैं? 360 हैं। पूरी पृथ्वी के ऊपर 360 देशांतर हैं। ओके, यहां तक समझ में आएगी। ये मैंने बता दिया कि दो अक्षांशों के बीच में दूरी, यानी कि इस प्रकार से दो अक्षांश है ना, ऐसे और ये, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 111.13 किलोमीटर। ये अपने को सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। और दो देशांतरों के बीच में दूरी, यानी इनके बीच में दूरी, इस प्रकार से दो देशांतरों के बीच में दूरी तब हो जाएगा 111.32 किलोमीटर। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि ये थोड़ा सा आप समझ लेना भाई। यानी कि 1 डिग्री देशांतर को मान लो कि ये आप मान लो कभी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जहां से हम यानी कि समय की गणना करते हैं। अभी इसके लिए भी आगे समझाऊंगा मैं। ये यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और अगर हम 1 डिग्री देशांतर के ऊपर आ जाते हैं ना, तब यानी हमें 4 मिनट का समय लगता है। बस यही है, यानी 4 मिनट बढ़ जाते हैं। अगर हम यानी कि देखो, ये यानी कि अगर 0 डिग्री देशांतर है ना, तो अगर हम इधर जाएंगे ना, तब तो समय बढ़ेगा। 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट, यानी जैसे जैसे इधर हम यानी कि देशांतर को पार करते जाएंगे ना, तब यानी हमारे समय में बढ़ोतरी होगी। जैसे मान लो कि यहां पर 0 डिग्री देशांतर के ऊपर 12 बज रहे हैं, ठीक है, और आपको पूछ ले कि 4 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा, तब सीधी सी बात है 4 डिग्री यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 डिग्री को कितना लगेगा? 16 मिनट, यानी कि 12:16 यहां पर हो जाएंगे। क्या इस प्रकार से अगर इधर जाएंगे ना हम, ठीक है, जैसे भारत की तरफ जाएंगे
तब तो यानी कि समय के अंदर बढ़ोतरी होगी। अगर हम इधर जाना शुरू कर देंगे यानी कि पश्चिम की तरफ, तब यानी कि समय घटता शुरू हो जाएगा। अमेरिका अपने से पीछे चलता है टाइम के मामले में। ये थोड़ी सी बात है, हालांकि इसके ऊपर अपन आगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे कि सर ये हमने टाइम की गणना क्यों की, इसके लिए भी आराम से तुम्हें मैं समझाऊंगा। ये थोड़ी सी बात समझ लेना, इनका बढ़िया से नोट्स बना लेना भाई। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे चलूं। अभी यानी कि हम नॉर्मल सी बातें बताई हैं, कुछ नहीं। मैंने तुम्हें अक्षांश बताया है, देशांतर बताया है, ग्लोब पर कितने देशांतर होते हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कितनी इनके बीच में दूरी होती है। आगे चलते हैं अभी फिर। अब आ गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हालांकि हम शुरुआत से बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम यहां पर और पढ़ेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। देखो यानी कि ये अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी है। अब हमने इसको बराबर भागों में बांटा, तो यानी कि हमने एक अक्षांश रेखा खींच दी। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इधर फिर यानी कि उत्तर की तरफ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तर में है, ये दक्षिणी में है। यही हम पहले पढ़ रहे थे। अक्षांश के मामले में राजस्थान किस दिशा में है? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि राजस्थान यहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, और ये अपना हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने खींच दिया। ठीक है, ये आप फोटो में देख सकते हो, यानी ये अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी है भाई। तो यानी कि इस प्रकार से ये हमने जो रेखा खींची है ना, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, नहीं अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये अपनी है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, यहां पर यानी उच्च तापमान होता है भी। भूमध्य रेखा थोड़ा सा आप डायग्राम बना लेना। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, फिर यानी अगर थोड़ा सा अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? हम कर्क रेखा कहते हैं। नॉर्मल सी बात है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इतना पता है? कोई बात नहीं, नहीं पता हो तो थोड़ा सा अपने देख लो। अपने को सारी की सारी अक्षांश रेखाएं याद नहीं करनी है। सर हमसे तो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं याद नहीं होती। आपने तो कहा है कि पृथ्वी के ऊपर 179 अक्षांश हैं। 179 अक्षांश को हम कैसे याद करेंगे? कोई बात नहीं, 179 अक्षांश मत याद करो, 2-3 अक्षांश रेखा तो याद कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया कि जो 0 डिग्री होती है ना अक्षांश रेखा, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि भू को एकदम बीच में से काट दिया हमने। ठीक है, ये हो गया भू मध्य रेखा। भू यानी कि पृथ्वी, मध्य यानी कि बीच से, इसको हमने नाम दे दिया भू मध्य रेखा। फिर अब इधर तो जाएंगे उत्तरी अक्षांश यानी कि ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश, नीचे की तरफ यानी कि दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इधर यानी ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ जाएंगे उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, इधर नीचे की तरफ आएंगे तब होगा दक्षिणी अक्षांश। फिर यानी एक रेखा आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हमने नाम दिया है कर्क रेखा। ये आपको याद करना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। इनके लिए प्लीज ट्रिक मत बनाना। कर्क रेखा ऊपर होती है, मकर रेखा नीचे होती है, ऐसे मत याद करना, इनको बढ़िया तरीके से याद करना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कर्क ऊपर होती है मकर नीचे होती है। इनमें आपको ध्यान होना चाहिए उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है। जब तक आपका ज्योग्राफी में बेस मजबूत नहीं होगा ना, फिर आगे मतलब फिर आप कोई भी सवाल मतलब सी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं कर्क रेखा कहां पर होती है, ऊपर में होती है, मकर रेखा नीचे में होती है। कर्क रेखा में कम अक्षर होते हैं इसलिए ऊपर है, मकर रेखा में कम अक्षर होते हैं इसलिए नीचे है। यानी कि आप उस प्रकार की तैयारी करना ताकि अगर आपका बेस मजबूत हो ना तो आप कोई भी सवाल को हल कर सको। समझ गए? ये हमने पृथ्वी को बीच से बांटा, ये अपने भूमध्य रेखा होगी। फिर यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे उत्तरी अक्षांश, नीचे की तरफ आएंगे तब दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हमें आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये आपके वो 90 डिग्री वाले पॉइंट रीजन को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में ध्यान होना चाहिए। अगर फिर भी बढ़िया तैयारी कर रहे हो तो आपको यानी कि इन चीजों का ध्यान होना चाहिए कि भाई ये अपने आर्कटिक व्रत हैं, ये अपने अंटार्कटिक व्रत हैं, इतना तो अपने को ध्यान होना चाहिए। आगे चलें। यहां तक अगर किसी के बात समझ में नहीं आई है तो मेरे को बता दो अक्षांश के मामले में।
पृथ्वी को हमने बिल्कुल बीच से काट दिया, इसका नाम रखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम कहने लगे भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं आर्कटिक व्रत। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को कहते हैं अंटार्कटिक व्रत। ये अपना नॉर्मल सा है जो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप बढ़िया बाद में नोट्स बना सको। अक्षांश के मामले में मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब थोड़ी सी मैं देशांतर की बात कर लेता हूं। यानी पृथ्वी को हमने इसी प्रकार से और बांट दिया। जैसे मान लो कि पृथ्वी को ऐसे तो बांट दिया, ये तो होगी अक्षांश। अब इसी प्रकार से हम देशांतर के मामले भी बांटते हैं। ये अपने होगी भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम यानी कि ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यानी इस प्रकार से हमने पृथ्वी को बांटा, तो ऐसे भी बांटना पड़ेगा। जब यानी कि एकदम 0 डिग्री प्राइन है, इसको हमने कह दिया ये यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको हमने नाम दिया ग्रीनविच रेखा। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमें ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। अब यानी देखो मैंने बताया था कि देशांतर से समय की गणना होती है। यानी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और अपना भारत ये रहा भाई। अपना भारत इस यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। मान लो कि यहां पर 1 बजा हुआ है, दोपहर के 1 बजे हुए हैं, तो भारत में उस समय क्या टाइम होगा? भारत में उस समय यानी कि 6:30 बज रहे होंगे। यानी हम यानी कि 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ये वाला जो यानी कि पूर्वी गोलार्ध वाला भाग है ना, ये यानी कि आगे चलता है। जैसे जैसे हम यानी कि पूर्व की तरफ जाएंगे ना, तब यानी कि समय आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर जैसे मान लो कि 1 घंटा आगे चलेगा इससे, यहां पर 1 बज रहे हैं ना, तो यहां पर 2 बजेंगे, यहां पर 3 बजेंगे, यहां पर 4 बजेंगे, यहां पर 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से यानी कि टाइम आगे जाता है। और जैसे यानी कि पश्चिम की तरफ आएंगे ना, तब यानी कि समय कम होता जाएगा। 1 से 12 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 8, 7, 6, इस प्रकार से यानी कि समय कम होगा। ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, क्योंकि मैं आगे तुम्हें सवाल दिखाऊंगा ना, तब तुम यानी कि कंफ्यूज हो जाओगे, सर सवाल कैसे पूछे गए हैं। तो अगर किसी के नहीं समझ में आए ना ये बात, तो दोबारा से पूछ सकता है। समय की गणना हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई अपने को, जैसे भारत की बताऊंगा, भारत के अंदर भी आपको अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा। सर सबके मोबाइल में टाइम तो एक ही होता है, इसलिए हमने भी क्या यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को यानी कि हमने समय निर्धारण रेखा तय कर रखा है। वहीं से पूरे भारत की गणना तय होती है। बाकी यानी कि जैसलमेर और धौलपुर में भी टाइम का अंतर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी समान समय दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमने समय की गणना कर रखी है। अगर हम यानी कि देशांतर रेखाओं से समय की गणना नहीं करते ना, तो एक ही भारत में पता नहीं सबके मोबाइल में अलग अलग समय मिलता। जैसे मान लो कि जैसलमेर में आदमी बैठा, वो कहता अरे मेरे तो 4 बज रहे हैं। क्या उधर अगर कोई मणिपुर मिजोरम में बैठा होता, वो कह रहे मेरे तो 8 बज रहे हैं। 4 घंटे का अंतर कैसे आ गया? 3 घंटे का अंतर कैसे आ गया? इसलिए हम यानी कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय की गणना करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, चले भी आगे। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा के माध्यम से दूरी की गणना होती है, और देशांतर रेखा के माध्यम से समय की गणना होती है। यस सर, आगे चलो भाई। भारत की मानक समय रेखा क्या है? यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अंग्रेजी में बात करें तो यानी कि भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो इलाहाबाद के निकट नन्नी स्थान से गुजरती है। ये मैं तुम्हारे चीज क्लियर कर रहा हूं, हो सकता है तुम्हारे यानी कि राजस्थान में नहीं हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यानी हमने पूरे भारत की समय गणना कहां से कर रखी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कर रखी है। सर ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? ये देखो यहां से गुजरती है भाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यानी इलाहाबाद के निकट एक नैनी शहर है, यहां से यानी कि हम समय की गणना करते हैं। पूरे भारत की समय की गणना यहां से होती है। यहां पर जो टाइम होगा ना, वो यानी कि पूरे भारत का टाइम दिखाएगा। बाकी अगर हम देशांतरों के माध्यम से चले ना, तो यानी कि समय में बहुत अंतर आ जाएगा। हालांकि अंतर होता है थोड़ा बहुत, यानी कि दिन का अंतर होता है, लेकिन मोबाइल के हिसाब से अपने को पता नहीं चलता। यानी हम यानी कि भारत के अंदर समय की गणना इसके माध्यम से कर लेते हैं।
ठीक है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी शहर से गुजरती है। इसके माध्यम से हम यानी कि पूरे भारत की समय की गणना करते हैं। यानी यहां पर जो समय दिखाएगा ना, वो यानी कि पूरे भारत में टाइम दिखाएगा भाई। हाँ, तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट है, ये यानी कि डिग्री है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अभी मैंने बताया था कि ये देखो, ये अपने यानी कि पूरी पृथ्वी को बीच से हमने काटा था देशांतर में, तो ये अपने भाई का 0 डिग्री देशांतर रेखा है। नहीं बात है? ओके सर। और यानी कि इससे भारत 5.5 घंटे आगे चलता है। हालांकि अगर तुमको सर में तो निकाल के बताओ, तो भारत का यानी कि देशांतर लेना, यहां का देशांतर लेना, मैंने बता दिया एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तुम आराम से काउंट करके देख सकते हो। हाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, यानी भारत की ये जो देशांतर रेखा है ना, ये यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे आगे चलती है। अगर यहां पर 12 बजे हैं तो भारत में 5:30 बजे होंगे क्या? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है भाई। ओके, 23 डिग्री 3 मिनट 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। सीधा सा पता है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, शुरुआत में पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इनका ट्रिक मत बनाना, सीधा सीधा है, नॉर्मल सा आप मैप में देख भी सकते हो। देखो, गुजरात है, ये अपने कर्क रेखा गुजरती है भी भारत में। देख लो, गुजरात है, गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये अपने कर्क रेखा है। ठीक है, सर्वाधिक इसकी लंबाई अपने मध्य प्रदेश में आप मैप के हिसाब से देख भी सकते हो, और सबसे कम त्रिपुरा में है। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हो। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में गुजरती है। गुजरात मैप के हिसाब से याद करो सर, गुजरात है, गुजरात के आगे राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के आगे सर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आगे सर छत्तीसगढ़ है। फिर सर झारखंड है, झारखंड के आगे बंगाल है, बंगाल के आगे त्रिपुरा मिजोरम है। या पूरा का पूरा मैप देख सकते हो, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम त्रिपुरा के अंदर है। हाँ, चलें आगे। यहां तक बातें समझ में आ गई? चलो भी आगे चलते हैं। तो अपने कर्क रेखा समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश, सबसे कम त्रिपुरा के अंदर है। राजस्थान की, अब यानी कि थोड़ी सी राजस्थान की बात कर लेते हैं। एक बार दोबारा से राजस्थान के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये वो चीज है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगर तुम कर्क रेखा नहीं समझोगे, मकर रेखा नहीं समझोगे, तो तुम्हारी चीजें समझ में नहीं आएंगी भाई। कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? अगर मैं राजस्थान की बात करूं ना, तो राजस्थान के बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है भाई, और डूंगरपुर के चिखली गांव से होकर गुजरती है, और बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछ ले, तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। हालांकि आज तक पूछी नहीं गई है, कोई किताबों में 26 आता है, कई किताबों में 27 आता है। थोड़ा सा बस वैसे ही ध्यान रखना। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, यानी कि कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। वह डूंगरपुर के चिखली गांव से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान का थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा के तो बीचों बीच गुजरती है। आप खुद मैप में देख लो, यह आपका बांसवाड़ा रहा, एकदम यानी कि बीच से काट कर गुजरती है। और डूंगरपुर के अंदर देखो थोड़ा सा टच करती है, डूंगरपुर के चिखली गांव से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर पूछ लेकर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप कर देना 26 किलोमीटर। नॉर्मल सी बात है, अपना इतने को ध्यान रखना है। आगे लो भी, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। और मकर रेखा के ऊपर चमकेगा, उसे कहेंगे हम मकर संक्रांति। सर ये सूर्य कैसे चमकता है? हालांकि थोड़ी सी 3D इमेज है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो भाई, यानी कि ये अपने होगी कर्क रेखा, ये है सर 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ओके भाई, ये होगी अपनी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ऊपर के ऊपर है, कर्क रेखा होगी। ये अपनी होगी भी मकर रेखा, और ये अपना हो गया भाई भारत।
नॉर्मल सी बात है, आराम से समझो। जब यानी का सूर्य इस कर्क रेखा के ऊपर होता है, यानी कि जब सूर्य यहां पर होता है कर्क रेखा के ऊपर, यानी जब यानी कि सूर्य यहां पर होगा ना, तब राजस्थान में दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। इसलिए 21 जून को दिन बड़ा होता है। क्यों भाई? यानी कि मान लो, सीधी सी बात है, ये तो समझ में आएगा, कर्क रेखा भूमध्य रेखा। देखो मान लो कि जब सूर्य यहां पर है, ये अपना हो गया उत्तरी गोलार्ध, हो गया दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य यहां पर होगा तो सूर्य की किरणें बराबर मात्रा में इस गोलार्ध में पहुंच पाएंगी, इसलिए यहां का दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पर नहीं पहुंच सकती बराबर मात्रा में। जब यानी कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, इसे हम कहते हैं कर्क संक्रांति। इस दिन यानी कि दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी और परछाई भी छोटी बनेगी। क्यों बनेगी परछाई? यानी कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। आप खुद बताओ, जब यानी कि सूर्य आपके ऊपर होगा ना, तो परछाई कैसी बनेगी? एकदम छोटी सी बनेगी पैरों में। तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगा, कर्क रेखा के ऊपर आएगा मतलब राजस्थान में आएगा। जब यानी कि सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है ना, तब यानी कि यहां पर परछाई छोटी सी बनती है, यानी कि अपने पैरों में बनती है अपनी खुद की परछाई। अरे भाई नॉर्मल सी बात है, जब यानी कि सूर्य हमारे ऊपर आ जाएगा तो परछाई कहां से बनेगी? तो यानी कि इस दिन सूर्य एकदम सीधा चमकता है, अपने ऊपर चमकता है, और यानी कि यहां पर सूर्य की किरणें बराबर मात्रा में पहुंच पाती हैं, इसलिए यानी कि दिन बड़ा होता है 21 जून को और रातें होती हैं छोटी। 21 जून के बाद में सूर्य यहां पर चला जाता है मकर रेखा के ऊपर, यानी कि कर्क रेखा के बाद में सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है। 21 जून के बाद में यहां पर 23 सितंबर को आएगा, 21 मार्च को आएगा, लेकिन अभी मैं मकर रेखा की बता देता हूं। 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा और यानी कि यहां पर चमकेगा मकर रेखा को 22 दिसंबर पर। 22 दिसंबर को सूर्य चला जाएगा मकर रेखा के ऊपर, यहां पर सूर्य चमकेगा। तब यानी कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यानी कि जब सूर्य यहां पर चमकेगा ना, तब यानी कि राजस्थान में सूर्य की किरणें बराबर नहीं पहुंच पाएंगी। जब सूर्य की किरणें बराबर नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए 22 दिसंबर को अपना दिन होता है छोटा और रात होती है बड़ी। इसलिए यानी कि 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, मकर रेखा के ऊपर चमकता है। अगर सूर्य मकर रेखा के ऊपर चमकेगा, यानी कि जब सूर्य यहां पर होगा तो राजस्थान तो ये रहा, तो यानी कि राजस्थान तक यानी कि सूर्य की किरणें बराबर नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए यानी कि यहां पर सूर्य होगा तो सीधी सी बात है, यानी कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी तो यानी कि दिन छोटा होगा, यानी कि दिन जल्दी छिप जाएगा भाई, ठीक है। दिन यानी कि जल्दी अस्त हो जाएगा और यानी कि उस दिन रात बड़ी होगी, इसे हम कहते हैं मकर संक्रांति। और यानी कि 2 दिन ऐसे आते हैं जब यानी कि सूर्य एकदम बीचों बीच होता है। हालांकि थोड़ी सी 3D इमेज है ये, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो यानी कि यहां पर जैसे भूमध्य रेखा पर जब यानी कि सूर्य यहां पर होगा, तब यानी कि सूर्य की किरणें इधर भी बराबर पहुंचेंगी, इधर भी बराबर पहुंचेंगी। इसलिए इस दिन यानी कि दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो दिन कौन कौन सा होता है? एक तो होता है 21 मार्च और एक होता है अपने 23 सितंबर, ठीक है। ये बात यानी कि समझ में आएगी तो बताओ फिर। हाँ, 22 दिसंबर दिन छोटा रात बड़ी, अब समझ में तो आ गया ना, यानी कि दिन छोटा क्यों होता है, रात बड़ी क्यों होती है। यानी कि ज्योग्राफी में अपने को बिल्कुल भी कोई भी चीज रटनी नहीं है। एक बार दोबारा से बता देता हूं, किसी के नहीं समझ में आई है तो देख लो भाई। यानी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, इसे मकर यानी कि कर्क संक्रांति कहते हैं। यानी जब सूर्य यहां पर होगा 21 जून को, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा, इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। और 21 जून को दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। क्यों? क्योंकि हम क्या है? उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो जब यानी कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो सूर्य की किरणें बढ़िया पहुंचेंगी। अगर सूर्य की किरणें ज्यादा आएंगी तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं कर्क संक्रांति। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है और सबसे छोटी परछाई बनती है। हाँ, आगे चलें। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि देखो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर, इसके बाद में सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वापिस दक्षिण की तरफ आना प्रारंभ हो जाता है। 21 जून के बाद में यहां पर आ जाएगा मकर रेखा अपने भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी कि 23 सितंबर को।
इसे हम कहते हैं शरद विषुव है, ठीक है। और 23 सितंबर के बाद में आएगा 22 दिसंबर को, फिर चला जाएगा 21 मार्च को, फिर आ जाएगा 21 जून के ऊपर। इस प्रकार से यानी कि सूर्य की ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि 21 जून के बाद में सूर्य वापस दक्षिण की ओर मुड़ना प्रारंभ हो जाता है, और मकर संक्रांति के ऊपर आएगा तब यानी कि वापस उत्तर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये सूर्य की परिक्रमा चलती है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे 3D इमेज और दिखाता हूं। अच्छा, अब इसमें मैंने चलो समझा ही दिया, एक बार फिर से देख लो, अगर किसी के नहीं समझ में आया तो नॉर्मल सी बात है। ये सर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है। यहां पर सूर्य चमकता है, जब सूर्य यहां पर चमकेगा तो सीधी सी बात है प्रकाश यहां पर भी बराबर पहुंचेगा, यहां पर भी बराबर पहुंचेगा, यानी दोनों गोलार्धों में बराबर पहुंचेगा, ठीक है। जब यानी कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होगा, ये दिन होगा अपने 21 जून। इस दिन दिन तो बड़ा होगा क्योंकि ज्यादा प्रकाश यहां पर पहुंचेगा, इसके अंदर पहुंच नहीं पाएगा। फिर यानी कि यहां पर है जैसे मकर रेखा, तब यानी कि सूर्य यहां पर होगा, तब यानी कि सीधी सी बात है उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को रात क्या होती है, बड़ी होती है। ये नॉर्मल सी मैंने बात बताई है। ये आपकी देखो 3D इमेज है भाई। वैसे ये होता है यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों का यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि दोनों में बराबर चमकता है। बाकी यानी कि कर्क रेखा के ऊपर होगा तब इधर अपने दिन बड़ा, मकर रेखा के ऊपर होगा तब अपनी रात बड़ी। ओके भाई, ये आप देख भी सकते हो, यानी कि 23 सितंबर 21 मार्च इस दिन क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। बाकी 21 या 22 दिसंबर या फिर 20 या 22 जून, बाकी एग्जैक्ट यही है जो मैंने बताया है। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, नॉर्मल सी बात है, मैंने समझा दिया। अब सारी वही चीजें जो मैंने समझा दी हैं भाई। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर चला जाएगा, मकर रेखा के ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे की ओर चला जाएगा, इसलिए मकर रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और यहां पर रात बड़ी होती है। हम कहते हैं ना 22 दिसंबर को रात बड़ी होती है, क्यों होती है समझ लेना। 21 मार्च और 23 सितंबर को यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर एकदम सीधा चमकता है। यानी जब भूमध्य रेखा पर चमकेगा तब यानी कि दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें बराबर पहुंचेंगी। सीधी सी बात है भाई, जब यानी कि सूर्य यहां पर पहुंचेगा यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर चमकेगा ना, तब यानी कि सूर्य की किरणें बराबर पहुंचेंगी, यहां पर भी बराबर जाएंगी, ठीक है, यहां पर भी बराबर और यहां पर भी बराबर जाएंगे सूर्य की किरणें, ठीक है। ओके, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है ना, वो बात भी अभी मैं आगे समझा दूंगा। ये टॉपिक को बढ़िया समझ लेना, नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम लेकर आएंगे। जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा सामान्य परिचय वाला, फिर एग्जाम में क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये बातें मैंने समझा दी हैं। यानी कि जब सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर चमकता है उसे हम कहते हैं बसंत विषुव है, क्योंकि हमारे उस समय बसंत ऋतु आ जाती है। जब यानी कि 23 सितंबर को चमकता ना, तब हम कहते हैं शरद विषुव है। क्यों? क्योंकि तब यानी कि सर्दियां शुरू हो जाती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं शरद विषुव है और इसको कहते हैं बसंत विषुव है। यानी कि बसंत ऋतु आ जाती है, मां सरस्वती की पूजा करते हैं हम, वो अपने 21 मार्च, और इधर यानी कि 23 सितंबर के बाद में सर्दियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब यानी कि सूर्य 23 सितंबर को चमकता है ना, तब हम कहते हैं शरद विषुव है, ठीक है। आप जो पढ़ाते हो यूट्यूब पर नहीं मिलता, बहुत मेहनत करते हैं। चलो छोटो रे, अब अपना आगे चला, इतनी बातें समझ में आ गई ने, कर्क रेखा मकर रेखा। इसलिए मैं शुरुआत में कह रहा था कि इन चीजों को समझना और तुम बाद में देखना, कहने का दिन बड़ा कब होता है, रात छोटी कब होती है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हर एक चीज को समझना जरूरी है। नोट्स तो तुम बना लोगे लेकिन तुम्हें समझना भी जरूरी है भाई। राजस्थान की मैं थोड़ी सी विस्तार की बात करूं कि राजस्थान कहां पर स्थित है, थोड़ा सा समझना भाई कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यानी कि राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांश है ना, यानी कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कौन सा है, राजस्थान यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, ठीक है। ये अपना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है अभी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान शुरू होता है। यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा से राजस्थान शुरू होता है, जैसे हमने पढ़ा था भाई का 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके फिर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते जब हम यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट पर आ जाएंगे ना, वहां से अपना राजस्थान शुरू हो जाएगा।
हम उत्तरी अक्षांश में आते हैं, इसलिए इनका नाम है उत्तरी अक्षांश। अगर हम दक्षिणी अक्षांश में आते हैं ना, तब हम नाम रखते हैं दक्षिणी अक्षांश, लेकिन हम यानी कि उत्तरी अक्षांश में आते हैं। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसी प्रकार से जाएगा, ये 23 डिग्री हो गया, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये अपना राजस्थान स्थित है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान स्थित है भाई। ये आपको अक्षांश से विस्तार याद करना है बढ़िया तरीके से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान स्थित है। अब बात कर लेते हैं वही देशांतरी विस्तार की। देशांतर रेखा ऐसी होती है अपने। तो देशांतर की बात करें तो राजस्थान में देशांतरी रेखा कहां से प्रारंभ होती है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, क्योंकि हम किधर हैं? ये अपने देशांतर रेखा, फिर हम पूर्वी भाग में हैं। मैंने कहा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अपना राजस्थान स्थित है भी। जैसे ये हो गया 69 डिग्री, ये 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, इस प्रकार से 78 डिग्री। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। आप खुद काउंट करके देख लेना, जैसलमेर में क्या टाइम होगा, धौलपुर में क्या टाइम होगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो देशांतरी विस्तार देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान स्थित है। ये अपनी राजस्थान की स्थिति है, ये आप बढ़िया तरीके से समझ लो। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में राजस्थान है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान है। अब तक तो तुम रटते आ रहे थे 23, 3, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें पता होना चाहिए श्री अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, राजस्थान यहां से क्यों शुरू होता है, ताकि आप किसी को समझा सको। ज्योग्राफी बहुत शानदार है, सबसे इजी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। अगर आपने ज्योग्राफी को बढ़िया समझ लिया ना, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगी। इसके रट्टा मारने वाली तो चीज ही नहीं है ये, इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना आपको। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा जिला है? जैसलमेर। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का कौन सा जिला है। अगर आपने ये चीजें समझ रखी है ना, तो मैं कह रहा हूं आप हर एक सवाल को हल कर सकते हो। कैसे सर? अरे भी सीधी सी बात है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से शुरू होता है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान शुरू होता है। क्या पूछ रहा है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 69 के बाद में 70 आएगा, ये लो 70 के ऊपर भी जैसलमेरी है, तो 70 डिग्री देशांतर जैसलमेर से गुजरता है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर यानी कि एकदम बीचों बीच काट दे, मध्यवर्ती देशांतर, उसका क्या नाम है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और मध्यवर्ती बिल्कुल यानी कि अक्षांश काट दे, उसका नाम है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, ओके भाई। चलें आगे, यहां तक समझ में आ गया? अब ज्यादा कुछ चीजें रही नहीं है, ठीक है। अभी तो और भी आएगा टॉपिक, अभी एक ही क्लास हुई है इसकी, 1-2 क्लास और होंगी अपने, 1-2 क्लास का इसकी 1 क्लास और होगी, ठीक है भाई। ये अपने अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार समझ लिया। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा जिला है? जैसलमेर है। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर एकदम बीचों बीच से देशांतर कौन सा जाता है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर एकदम बीचों बीच से जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा जाता है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश एकदम बीचों बीच से जाता है। तो लगभग यानी कि जैसलमेर है, फलोदी है, डीडवाना, कुचामन, नागौर है, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, इधर से होकर गुजरता है। इतना जिला तो मत याद करना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा एकदम बीचों बीच काट दे, उसको कहते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें बीचों बीच, तो वो यानी कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ओके भाई। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या लंबवत कहां पर है? बांसवाड़ा में। वैसे ही आगे और आएंगे भी, यानी कि दूरियां है ना, जैसे आप देख रहे हो सर, यानी कि उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है, ये मैं आगे लिखा दूंगा। अभी यानी कि सिर्फ अपने को इतना ही समझना है, ये आपके लिए थोड़ा सा लास्ट। अभी आपको भाई कह रहा था कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन है वो बांसवाड़ा में है, तिरछापन है वो यानी कि गंगानगर में है। ये चीजें भी मैं समझाऊंगा, यानी कि जब तुम्हारे टॉपिक पूरा हो जाए ना, तब मेरे को कह देना सर आपने ये चीज छोड़ दी। आपकी एक भी चीज नहीं छूटेगी, हर एक चीज आपके सामने आएगी। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बोल सकते हैं, फिर लंबवत बोल सकते हैं, वो बांसवाड़ा में है। सर कैसे समझाओ, हमें तो नहीं पता। क्या देखो,
ये अभी मैं बता रहा था कि कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है सर, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और 21 जून को यानी कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है, यानी सूर्य यहां पर चमक रहा है, यानी कि बांसवाड़ा के सूर्य सीधा ऊपर चमकेगा। ऊपर चमकेगा तो कहेंगे भाई बिल्कुल सीधो चमकाएगा, सीधा नापा का लंबवत है, लंबवत यानी कि एकदम बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर चमकाएगा। आज सूर्य कहां पर है, सूर्य तो मेरे ऊपर है, एकदम सीधो है क्या, यानी एकदम लंबवत है। तो यानी कि सीधा कहां पर चमकता है, लंबवत कहां पर चमकता है, वो चमकता बांसवाड़ा में। और तिरछापन कहां पर है, यानी कि तिरछापन है गंगानगर में। देखो यानी कि सीधा तो चमक जाएगा इसके ऊपर, कि सूर्य की किरणें यहां से तिरछी होनी स्टार्ट हो जाएंगी ऐसे, यानी कि अब सूर्य की किरणें कैसे हो जाएंगी, तिरछी होनी शुरू हो जाएंगी। और यहां पर यानी कि गंगानगर में तिरछापन यानी कि तिरछा चमकता है। ठीक है, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन, सूर्य की किरणें एकदम सीधी कहां पर पड़ती हैं, बांसवाड़ा में पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं सर, क्योंकि बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। और जब यानी कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर आएगा, जैसे सीधी सी बात है, ये अपना बांसवाड़ा है। और जब यानी कि सूर्य बांसवाड़ा इधर आ जाएगा, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर बांसवाड़ा है, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य आ जाएगा, तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेंगी। ठीक है, तो यानी कि इसलिए सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या लंबवत पूछ ले तो वो बांसवाड़ा होता है। और अगर तिरछापन पूछ लेगा, सर्वाधिक तिरछापन कहां पर है, तो वो है गंगानगर में। अब यानी कि आप देखो, बांसवाड़ा से जैसे जैसे आप गंगानगर की तरफ जाओगे ना, तो वैसे वैसे तिरछापन बढ़ता जाएगा, और यानी कि लंबवत है वो घटता जाएगा। नॉर्मल सी बात है, नोट लगा के मैंने लिख दिया कि बांसवाड़ा से जब यानी कि आप गंगानगर की तरफ जाओगे ना, तब यानी कि सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा भाई, ये अपना सीधापन। और जैसे जैसे आप यानी कि गंगानगर की तरफ जाओगे ना, तो यानी कि आपका तिरछापन बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ हो जाएगा, उदयपुर है, राजसमंद है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है। इस प्रकार से इधर यानी कि तिरछापन बढ़ेगा। और जैसे आप यानी कि गंगानगर से बांसवाड़ा की तरफ आओगे ना, तब यानी कि आपका लंबवत बढ़ता जाएगा, या फिर आपका सीधापन बढ़ता जाएगा। इधर सीधापन बढ़ेगा, इधर तिरछापन बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है। ओके भाई, ये मैंने थोड़ा सा नोट लगा के लिख दिया। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। वेरी नाइस क्लास सर जी, ठीक है भाई। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, एक क्लास और हो सकती है इसकी, राजस्थान का सामान्य परिचय की, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। अभी 826 869 किलोमीटर भी आगे आएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें अपन और भी देखेंगे। फिर अभी अपनी स्थलीय सीमा भी देखनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी देखनी है, अंतर्राज्यीय सीमा भी देखनी है, कितने अंतर्राष्ट्रीय जिले पर हैं, कितने यानी कि अंतर्राज्यीय जिले हैं। सारी की सारी चीजें अगली क्लास में आएंगी। अभी क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज अपन इतनी क्लास लेते हैं, इसका एक पार्ट और करेंगे अभी। ठीक है, फिर आपका सामान्य परिचय पूरा हो जाएगा। पीडीएफ मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा अभी। ठीक है, क्लास अपलोड करेंगे, उसके सामने अपन पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई पशु परिचय की तैयारी कर रहा है तो किताबें आ चुकी हैं, प्ले स्टोर से आप अपनी पढ़ाई डाउनलोड कर लेना। वहां पर जैसे आपको बुक्स का ऑप्शन मिलेगा ना, वहां से आप यानी कि किताब ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि किताबें आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी 3-4 दिन से। आज यानी कि किताबें दोबारा आ चुकी हैं, तो यानी कि आप किताबों को दोबारा से ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस, आरएसी, आरएसएफ, एलडीसी, पटवारी, महिला एसआई, पुलिस एसआई, जिसकी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, पशु परिचय है, सीटी है, तो आपको यानी कि सारे के सारे जो कोर्स है ना, वो नाम मात्र के प्राइस में मिल जाएंगे प्ले स्टोर से। ठीक है, यहां से यानी कि प्रीमियम कोर्स में जाना, फिर यानी कि सारे के सारे आपको कोर्स मिल जाएंगे। अब बता दो, कोई भी समस्या हुआ है, कोई क्लास को पॉइंट समझ में नहीं आया हुआ है, सिर्फ 1 मिनट खातिर। अभी यानी कि अपना एक टॉपिक और बचेगा सामान्य परिचय का, फिर वो कंप्लीट करेंगे, फिर आपका सामान्य परिचय पूरा हो जाएगा। इसकी एक और क्लास आएगी। हाँ, आज तो मजा आ गया क्लास में सर जी, मेरा गला बैठ गया उतारना, तो मजा आ गया, कंठ बैठ गया समझाते समझाते का। उम्मीद करूंगा मेहनत को बढ़िया रिजल्ट दोगा, बढ़िया पढ़ोगा, नौकरी लागोगा। बाकी अक्षांश देशांतर समझाने बड़े जरूरी थे। अगर नहीं समझ में आऊंगा ना, तो आगे एग्जाम में कई प्रकारों सवाल आवे, कतरा ताने हल करना है ना, वह समझ में को नहीं आऊंगा। जैसे सामान्य परिचय का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर अपन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना सामान्य परिचय के, सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। और तब देखेंगे सर वास्तव में आपने क्या पढ़ाया है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, कैसे हमें तैयारी करनी है, तभी अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। पहले यानी कि खुद के नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर की भाषा क्या रहती है, हमें किस प्रकार से सवालों को हल करना है, किस प्रकार से सही उत्तर का चयन करना है, कैसे में गलत उत्तर को काटना है,
वह भी एक कला है। तो आप आराम से देखांगा बढ़िया बढ़िया टॉपिक ने भाई, ये अपना सही क्वेश्चन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसको काटना, इसको सही करना है। ठीक है, इसकी एक क्लास और आएगी, अगली क्लास में भी जुड़ना, तभी तुम्हारे ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा, फिर अपना सामान्य परिचय बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्लास 8 बजे चालू होती है। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाना भाई, यानी कि छोटी मोटी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कोई क्लास की जानकारी होगी, जो भी यानी कि छोटी मोटी जानकारी होती है ना, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम बिल्कुल निःशुल्क है, छोटो सो ग्रुप है, बहुत ही जुड़ सको आराम से। हाँ, बाकी समझ में आ गई बढ़िया तेरे को? यस सर जी, चलो भी ठीक है। बाकी टेलीग्राम जुड़ सको, अपनी पढ़ाई नाम सही है, टॉपिक वाइज प्रश्न भी कराऊंगा, बिल्कुल नोट्स तैयार कर दो। हाँ पक्का नोट्स तैयार करवा देंगे 0 लेवल से, एकदम आराम हुई। इस प्रकार से आप बढ़िया नोट्स बना लेना, अगर चित्र बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारे हर चीज आराम से समझ में आएगी। सीधापन समझा दिया, तिरछापन समझा दिया, हर चीज तुम्हारे आराम से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बाकी आगे मैं और बता दूंगा स्थिति और विस्तार को लेकर, 826 869 सारी चीजें आएंगी। तुम्हारे टॉपिक के अंदर कोई भी लास्ट में पॉइंट नहीं रहेगा सर आपने ये नहीं पढ़ाया, यहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है। नेक्स्ट क्लास जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइयो, ताने जानकारी मिल भी जाओगी, उसका यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं मिला तो टेलीग्राम पर कोई सूचना मिलती रहे। ओके भाई, बाकी कमेंट करके बता दियो कोई भी शिकायत हो है। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।